नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। आप जानते हैं एसएससी जीडी 2025 का पेपर फरवरी में होने वाला है और बिल्कुल एग्जाम जैसा रियल पेपर हमने आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम हिंदी को पढ़ेंगे और हिंदी के बाद जीके जीएस को लेंगे और उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चौराहा में कौन सा समास है सर? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्विग समास। याद रखना, चौराहा, चौराहे का फंदी विच्छेद, चार राहों का समूह क्या होगा फिर? चार राहों का समूह कहेंगे इसका। याद रखना, जब कभी हम इसका विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले संख्या आती है, तो उसमें हमारा द्विग समास होता है। कौन सा फिर? द्विग समास। जैसे हमने कहा सर यहाँ पर चौपाई, क्या कहा? चौपाई। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे सर तो याद रखना इसका क्या होगा सर? समास का विग्रह करेंगे तो चार पाँवों का समूह, चार पाँवों का समूह। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्क क्या? सबसे पहले हमारा संख्या आ रही है तो ये समास हमारा द्विग समास कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, हिंदी का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इनमें कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। जब हम संयोग का संधि विच्छेद करेंगे सर तो इसका बनेगा समधन योग। क्या बनेगा सर? समधन योग, यानी कि इसमें हमारी स्वर संधि नहीं है। अगर हम मनोहर की बात करें सर तो मनोहर का विच्छेद करें तो बनता है मनः धन हर, अर्थात इसमें भी हमारी स्वर संधि नहीं है। नमस्कार का फंदी विच्छेद करें फिर तो इसका बनता है नमः धन कार। इन तीनों में ऊपर वाली में इसमें हमारी विसर्ग फंदी है। बात करें पवन की तो फिर पवन का जब फंदी विच्छेद करते हैं तो इसका बनता है पो धन अन। इसमें हमारी स्वर फंदी की अयादि संधि आती है, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर हमारा डी होगा, पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए विष, सुधा, मधुप, आम्र। अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है सर, तो याद रखना अमृत का इसमें से पर्यायवाची हमारा क्या है? इसका राइट आंसर फुदा। फुदा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। बात कर लेते हैं विष। विष जानते हैं आप, इसका उल्टा होता है आम्र। किसका? फिर ये आम का आम्र होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमेय, ऑप्शन ए अमृत, सुधा, पीयूष, रसाल। याद रखना अमेय कहते हैं सर अमृत को, जल को, तो अमृत भी इसका पर्यायवाची होगा, सुधा भी होगा, पीयूष भी होगा। लेकिन रसाल जो है सर ये किसका? मैंने आपसे कहा था आम का पर्यायवाची आम्र होता है, रसाल भी आम का ही होता है। ये सब किसके हैं? आम के पर्यायवाची हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सर स्थावर का विलोम शब्द, इसका अपोजिट क्या है? ऑप्शन ए फचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो याद रखना स्थावर का विलोम शब्द फिर क्या है? इसका राइट आंसर जंगम। जंगम जो है स्थावर का विलोम है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो याद रखना जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जठरानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं सर दावानल। ऑप्शन बी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें से वाक्य आपको दिख रहा है अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपराधी शब्द सही लिखा है और निरपराधी, यहाँ पर निरपराधी शब्द गलत लिखा है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला आपके सामने एक मुहावरा है कि आंख की किरकिरी का होने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना इसका अर्थ अप्रिय लगना, यानी उसे
पसंद ना आना। ओके जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला आपके सामने एक लोकोक्ति है कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। ऑप्शन बी, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। ऑप्शन सी, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। और ऑप्शन डी, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। हम जैसा भी कार्य करेंगे हमें वैसा परिणाम मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए, इक, नि, सित, इत। अगर हम इस निर्वासित का संधि विच्छेद करें फर, तो यहाँ पर निर्वास, निर्वास, धन, इत इसका बनेगा। तो इत हमारा फर क्या है, इत हमारा इसमें प्रत्यय है। याद रखना, हमेशा आगे उपसर्ग होता है और पीछे प्रत्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न नेक्स्ट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। इन तीनों में आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा शब्द में हमारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सृष्टि, 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 सृष्टि। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि सृष्टि हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो हमारा इसमें से सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इनमें से आप देख ही सकते हैं, हमारा परिधन आवरण जो है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। ओके जी हाँ सर, एकदम करेक्ट। चलिए अब यहाँ से आप जानते हैं हमारे जो लास्ट में 5 प्रश्न आते हैं वो एक स्टोरी पर बेस आते हैं, उसको भी हम देखते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं स्टोरी को। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह देखी गई है। संसार का अब डॉट डॉट यहाँ पर पहले में भरना है, उठाकर देखिए। अब क्या उठाना है सर, ऑप्शन ए संयोग। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहले में भरना है, दुख उठाकर, इतिहास उठाकर या फिर भूगोल उठाकर। तो इसमें पहले में आप फिर आपको मालूम पड़ रहा है कि संसार का इतिहास, तो पहले में क्या भरेंगे सर, हम इतिहास भरेंगे। तो संसार का इतिहास उठाकर देखिए, फिर क्या फिर इतिहास, तो पहले में हम क्या भरेंगे सर, इतिहास। ओके जी हाँ सर, तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए आगे आपसे कहता है और उदाहरण देखिए, तो आपको भी हाँ, अब यहाँ पे क्या भरना है सर, आपको भी डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डॉट डॉट खाली स्थान दिख रहा है जी सर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने, अनुमान हो जाएगा, विदित हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा या फिर पवन हो जाएगा। ध्यान रखना, विदित कहते हैं ज्ञात होना यानी मालूम होना, तो आपको भी ज्ञात या फिर विदित हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए कि जिनकी हमें डॉट डॉट करते हैं, कि जिनकी हम करते हैं, क्या करते हैं, सेवा करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उपासना करते हैं। क्या करते हैं सर, जिनकी हम उपासना करते हैं। तो इसमें हमारा उपासना शब्द एकदम सही बैठेगा, तो इसको हमें भरना है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब आगे क्या भरना है हमें। उन्होंने कितना पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने देश के लिए डॉट डॉट। अब यहाँ पर भरना है, कर्म न्योछावर किए, ज्ञान न्योछावर किया, नमस्कार न्योछावर किए या फिर प्राण न्योछावर किए। तो न्योछावर क्या करते हैं सर, न्योछावर हम प्राण करते हैं, तो इसमें हमारा प्राण जो है एकदम करेक्ट बैठेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है हिंदी का। देखिए अब ऐसे महान डॉट डॉट को मैं नमन करता हूँ, समाज को, लोगों, क्रांतिकारियों, पवानों। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ। तो इसमें हम भरेंगे क्रांतिकारी। ऐसा ही आपके सामने आने वाले हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हिंदी में भी, तो आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन को पूरी मेहनत और सोच समझ के भरना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आप जानते ही हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीके जीएफ, जो कि आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट होती है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम धमाकेदार है।
देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है हमारा, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। तो याद रखना साथियों, हमारी 3214 कितनी सर, 3214 किलोमीटर इसकी हमारी लंबाई है। बात कर लेते हैं सर हमारी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो याद रखना इसका आंसर हमारा 2933 किलोमीटर। दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। जो भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना सर, ऑप्शन ए आपके सामने स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सर किसने की थी। इसका सही जवाब हमारा क्या होगा सर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए इसका आंसर आपको देना है कमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 63 और अनुच्छेद 76। तो याद रखना साथियों, भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में ये वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में। सर बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 में आप जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 में, ठीक है जी सर। अब बात करते हैं आर्टिकल 53 की। तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है सर, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, उसके बारे में बात की जाती है यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं सर आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होता है, भारत का एक महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं अंग्रेजी में महान्यायवादी को, ठीक है जी सर। आपके सारे डाउट्स क्लियर। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं सर क्या, वर्ण मंडल। याद रखना वर्ण मंडल इसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। अब हड़प्पा कालीन की बात कर रहा है सर कि पंजाब किस नदी के किनारे था। तो पंजाब की बात करें, पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे था। याद रखना इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता की बात करें सर, सिंधु सभ्यता में भारत जो है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से भारत में लोथल, जो कहाँ पर सर, लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। याद रखना इस बात को, जो कि एक हड़प्पा कालीन एक स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालसा की जो खालसा पंथ है ना, इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी सर गुरु गोविंद सिंह ने। इस बात को याद रखना आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में भारत आए थे। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। याद रखना गुरु अर्जुन देव की बात करें, वो जहांगीर के समय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, ये हमारा जियोग्राफी का प्रश्न है सर जी सर। ऑप्शन ए बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, आप इस भली भांति जानते होंगे। पहला ग्रह हमारा बुध आता है, उसके बाद शुक्र। जैसे मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन, पहला ग्रह बुध, शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र, फिर क्या आता है सर, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये हमारे ग्रह होते हैं 8। एक 9वां ग्रह प्लूटो भी है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो भगवान बुद्ध जो है सर वो हमारे शाक्य वंश के एक राजकुमार थे, याद रखना इस बात को। भगवान बुद्ध के नाम से इनका नाम प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय आधारित किस पर है? ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या फिर 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। तो इसका सही जवाब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन ए रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, आईफा शील्ड। तो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट हमारा डूरंड कप है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। चलिए तो याद रखना है इस बात को। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है सर वो मिस्र की समकालीन, मेसोपोटामिया, चीन, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? जो हमारी रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है? हॉकी से, फुटबॉल, क्रिकेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध हमारा क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो जो मौर्य सम्राट अशोक जिसने ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसको हम देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ना सर इसके कवि कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास, भास। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है सर? इनका नाम क्या है? याद रखना विशाखादत्त जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, फ्री गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक था सर फ्री गुप्त, याद रखना इस बात को। फ्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री पर क्या था ये एक चीन का यात्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी। चलिए भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48, 50, 54, 64। तो भारत के लगभग 54% लोग कृषि में कार्य करते हैं, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को तो हम पढ़ के आ चुके हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं रीजनिंग पर। यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट होती है। तीसरी सब्जेक्ट रीजनिंग को शुरू करते हैं। मोची का अर्थ अगर संबंध चमड़ा से है तो दर्जी क्या करता है? देखिए मोची जो है चमड़े की वस्तुओं को साफ करता है, तो दर्जी क्या करता है सर? बजाज, कमीज, धागा, कपड़ा। कमीज तो नहीं होगा क्योंकि जानते हैं, फिर मोची यहाँ पर जूता होता, मोची का यहाँ पर जूता होता। धागा, धागा आप समझ सकते हैं, धागा हो सकता है क्योंकि दर्जी क्या करता है? दर्जी धागा, धागा बिल्कुल इसका सही जवाब हो सकता है। चलिए धागा या कपड़े में से एक आंसर करेक्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCDE 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। C, A और E, यहाँ पर ध्यान से देखना है। C जो है A और E से बड़ा है, तो पहले C बनाओ, A और E से बड़ा है, ठीक है, से लंबा है, और B D से छोटा है। B D यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, छोड़ दो इसे। आगे देखते हैं। पहले देखो सिर्फ एक व्यक्ति E से छोटा है, सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति होगा कोई E से छोटा, ठीक है।
तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है, ये कह रहा है बी डी से, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है। तो बी कहाँ लाएंगे भाई? बी कहाँ पे आएगा यहाँ पे? बी डी से छोटा है सर। तो डी पे तो यहाँ तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, एक बनेगा सर। तो बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है ना, डी से। तो यहाँ पर बी डी से छोटा है, तो डी तो ऊपर होगा, बी नीचे होगा, एक बचा है ना। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा सर, बी सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। रोहन कहता है कि वह मेरी बेटी, इसकी बेटी बनाओ, पहले इसका बेटा बनाओ, बेटा बन गया। बेटे की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी बनाओ कोई। ठीक है, बन गई माइनस में जी सर। अब इकलौती बेटी की माँ, इसकी माँ कौन होगी? इसकी इसकी पत्नी होगी ना माँ, इसकी पत्नी। ठीक है, वह महिला रोहन से क्या, इसे रोहन ये है, ऊपर से क्या बोलेगी? इससे क्या बोलेगी? रोहन से, रोहन क्या बोलेगा इसे? इसे अपने इसे, ये तो गलत दिखा रहा है इसमें, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा, रोहन कह रहा है ऊपर से। ठीक है, वह मेरे बेटे की यहाँ पे बेटा बना ऐसे हो गया। ठीक है, बेटा बन गया। बेटे की इकलौती, इसकी इकलौती बेटी कौन है? माइनस कर दो। ठीक है, इकलौती बेटी की माँ, इसकी माँ यानी कि यहाँ पे इसकी माँ होगी। वह महिला, ये महिला ये रही रोहन से, तो रोहन की कौन लगेगी? पुत्र वधू यानी बहू लगेगी। यहाँ पे पुत्र वधू इसका सही जवाब होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा विषम शब्द चुनिए? महासागर, कुआं, टैंक, झील। देखिए, महासागर एक प्राकृतिक वन होता है, कुआं प्राकृतिक होता है, झील भी प्राकृतिक होती है, लेकिन टैंक प्राकृतिक नहीं होता है। ठीक है, इनमें सब में अधिक पानी, लेकिन टैंक में जो होता है पानी एकदम लिमिट होता है, लिमिट से, और उन सब में लिमिट नहीं होती है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम देंगे। और भी प्रश्न हैं, अगर आप चाहें तो इनको सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न बहुत सारे हैं। और आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़, हाँ, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। और इतना ही कहना है, आप सपोर्ट तो करोगे नहीं हमें।